गाय समस्त विश्व की माँ है। और नासा ने आखिर में ये रिसर्च किया, टेस्टेड किया है कि सिर्फ गोमूत्र या गो माता की जो खाद है उससे जमीन रिक्लेम हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। गाय से हमें साइंटिफिक तरीके से भी जब हम देखते हैं तो गाय जहां रहती है वहां विपन्नता नहीं होती, वहां संपन्नता होती है। गाय जहां होती है वहां पे स्वच्छता रहती है, निर्मलता रहती है। गाय के गोबर में दीमक नहीं लगती है। गाय का दूध बहुत पुष्टिकारक होता है। और शास्त्र और वेद तो हमारे यहाँ तक कहते हैं कि करोड़ों बीमारियों का इलाज गाय की सेवा से है, गाय के ऊपर हाथ घुमाने से है। और उस जहां पर गो पालन हो रहा है, जहां गाय का गोबर है, गोमूत्र है, ऐसे स्थान पर जो व्यक्ति रहता है वहां भी अनेकानेक बीमारियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। शेर बनेगी गाय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सलाह विवाद की शुरुआत है या इसको विवादों के एक बड़े कारण को सुलझाने के तौर के मौके के रूप में भी देखा जा सकता है? काजी असगर अली साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर रतन बिश्नोई जी हैं, आप समाजशास्त्री हैं, पवन शर्मा जी हैं, आप धर्माचार्य हैं, और सुप्रसिद्ध वकील हैं एडवोकेट ए के जैन हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले टिप्पणी ले लूँ आपकी पवन जी और असगर अली साहब, उसके बाद शुरुआत करता हूँ। असगर अली साहब, इस्लामिक जगत इस टिप्पणी को किस तरह से देखता है? सर, आमतौर पर यह समझा जाता है कि इस्लाम जानवरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। क्योंकि अगर कुरान मजीद हम देखें तो कम से कम भी नहीं तो 30 जानवरों का उसके अंदर जिक्र आया है और 5 जानवरों के नाम से तो चैप्टर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि काऊ के नाम से, गाय के नाम से भी चैप्टर मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमेशा कानून तो लाती रही। ये नेहरू जी के टाइम पर भी कानून था, 1961 में भी हमने कानून बनाया, लेकिन कानून के जरिए से ये सब चीज़ें रुक नहीं सकी। हम देखते हैं कि गोकुल आयोग बना, उसके अंदर सारी चीज़ें हमने चाहा कि इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत लेकर एक अच्छा खासा बजट दिया कि इसके ज़रिए से हम गायों की सुरक्षा कर सकें या उसकी रक्षा कर सकें। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो नेशनल काऊ कमीशन वो अभी रिसेंटली बना, उसके तहत भी काम किए गए। लेकिन देखने में ये आता है कि हुकूमत की मंशा कुछ और है। जहां हम दूध निर्यात में सबसे नंबर 1 है पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में, वहीं हम बीफ निर्यात में भी नंबर 2 पर है। तो ये दोहरी राजनीति है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि करना आपको चाहिए लेकिन आप करते नहीं है और बताते ऐसे कि हम करना चाहते हैं। अच्छा, अगर ये रास्ता निकले, अदालत की सलाह पर ही निकले, समझिए राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, हाँ, इससे पहले भी उसके बाद तो राष्ट्रीय पशु के तौर पर जिस तरह का संरक्षण मिलना चाहिए उस तरह का मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नेशनल काऊ कमीशन के तहत खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि काऊ का संरक्षण होना चाहिए और उसका बचाव होना चाहिए। और इसके लिए अच्छा खासा बजट रखा था। एक फार्मर जो कि जब तक गाय उसके लिए अच्छे प्रतिफल देती है तब तक वो उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, और जहां उससे उसकी इकोनॉमी बंद हुई वहां उसके लिए वो बेकार हो जाती है। इसीलिए दिया गया था कि आप उनको स्कॉलरशिप दें और उनको वो गाय का संरक्षण कर सके, ऐसी गायों का खासकर जो कि हम देखते हैं कि उनके काम की नहीं है, प्रतिफल नहीं दे रही है। अब उनके पास रास्ता नहीं होता सर, वो तो उसको बेचेंगे। कौन जी? गाय जब तक दुधारू होती है ना, तब तक तो उसका संरक्षण, संवर्धन, उसके गुण लक्षण सब अच्छे लगते हैं। बाकी आप और हम देखते हैं कि गौशालाओं में किन गायों को भेज दिया जाता है और गौशालाओं में उनकी क्या स्थिति होती है, सड़कों पर आने वाले गायों की क्या स्थिति होती है, और दुर्घटनाग्रस्त गायों की तरफ श्रद्धावान, आस्थावान, सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले लोग गौ सेवा के लिए वो उनको देख करके मुंह फेर करके चले जाते हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आसाम हमारा राज्य है, मेघालय हमारे राज्य है और गोवा है हमारे यहाँ। हाँ। अब यहाँ पर ये सब चीज एप्लीकेबल नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ मेजोरिटी पर्सन जो है बीफ को पसंद करते हैं। और खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने जब बैन करने चले तो आपको हैरानी होगी, सिर्फ कुछ एरिया, कुछ मोहल्ले उन्होंने डिसाइड किया कि इस मोहल्ले में गाय स्लॉटर बंद रहेगा या इस मोहल्ले में मीट नहीं मिलेगा। ये ऐसे इसमें पता चलता है कि आप दुर्भावना से या दोहरी नीति से काम कर रहे हैं। आप पूरी तरह से, अच्छा फिर सिर्फ गाय क्यों राष्ट्रीय पशु बने? और भी ऐसे कई पशु है जिससे कई मुफीद हैं, जिनसे कई फायदे हैं, जिनसे कई फायदे हो सकते हैं, उनको भी हम बना सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि गाय को आस्था के तौर पर अगर देखकर आप एक स्पेशली उसको ऐसा कर देते तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यह प्रॉब्लम आपको वहां नहीं होती कि जहां पर नेपाल जो कि एक हिंदू राज्य है, हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, वहां हजारों की तादाद के अंदर हर 4 साल के अंदर जब वो फंक्शन होता है, हजारों की तादाद में वहां पर जो है जानवर काटे जाते हैं, उनकी बलि दी जाती है, यानी मुर्गा, पीगन और क्या नाम है आपका बकरा और गाय, ये सब चीजें। इसीलिए वर्ल्ड की जितनी भी संस्थान है जो भी पीटा है, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया। भारत सरकार ने भी चाहा कि हम यहां से तस्करी के जो चीजें होती हैं उसको रोक दें। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमारी दोहरी नीति है। जहां हम बीफ निर्यात के अंदर नंबर 1 बनना चाहते हैं, वहीं हम इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहते हैं। या आप नहीं कर पाएंगे, हम कहते हैं करें, हम सपोर्ट करते हैं, हम करें। लेकिन जो दिख रहा है वो ये है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ गौशाला के अंदर ही हजारों, अभी मैंने कई वीडियो जैसे देखा, हजारों गायें जो है उसके अंदर कहीं खाने की वजह से, कहीं कमजोरी की वजह से, कहीं दुर्बलता की वजह से, कहीं फतरी की वजह से वो मरी जा रही है।
पहले तो अब चलो ठीक है, रोड पर नहीं दिखती है, लेकिन वहां दिखती है। लेकिन ये कहने का मैं कहना चाहूंगा कि हमने पहले ही उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून बना रखे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना रखे हैं। एग्रीकल्चर के लिए अच्छा खासा बजट मौजूद है, मैं कह रहा हूं वो पैसा आप किसानों को दे। ठीक है, ऐसी गाय को बेचते क्यों? आपने दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको सुना। हिंदुस्तान में हिंदुत्व के लिए गंगा, गीता और गौ माता के बिना रह क्या जाएगा? लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का तो नहीं है ना। नहीं। इन जजमेंट में नहीं कहा गया, पर जो राजस्थान उच्च न्यायालय का जजमेंट था 12 जनवरी 2018 का, उसमें आर्टिकल 48 और 51 की व्याख्या करते हुए ये उम्मीद की गई थी कि इस राज्य और केंद्र सरकार इसमें से राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 48 विशेष संरक्षण की बात करता है। जी, आर्टिकल 48 जो है तो वो तो फिर सारे समाज की बात करता है। हाँ, सारे समाज की बात करता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं करता। नहीं, सही बात है, और इसी पर बात करनी चाहिए। देखिए असगर अली साहब और पवन जी, रतन जी, असल में बात ये समझ में आती है कि आज भी बहुसंख्य लोग उदार हैं, बहुसंख्य लोग दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं, बहुसंख्य लोग एक दूसरे के साथ हिलमिल कर चलना चाह रहे हैं। इसी से समाज चल रहा है। उन लोगों की संख्या भले ही कम हो जो निठल्ले हैं, सोशल मीडिया पर जिनको जहर परोसने में आनंद आता है, जो ऐसे अवसर ढूंढते हैं और करते रहते हैं अपना काम। आपने कहा कि भारत में संभव ही नहीं है, 5 राज्य ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पर बीफ खाते हैं, आप कैसे रोक लेंगे उनको? भारत अगर देश का, दुनिया का दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्टर है, तो ये विरोधाभास है बहुत बड़ा। तो पहले मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सफाई पहले जहन की होनी चाहिए, आम आदमी की। पहले जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई फैसला लिया जाता है तो शायद उस पर कोई ऐतराज ना हो, और वो शायद लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम कर सके। डिबेट में शामिल होने के लिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।